सत्र की कार्यवाही संपन्न हो गई है। पिछले 3 महीनों से ये अभियान संभव हुआ है मीडिया मित्रों के सहयोग से, शिक्षा विभाग और टीचर्स की सहभागिता से। और इस पूरे अभियान में LIC, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विभाग और द स्टेट्समैन की भागीदारी रही। हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। अब मैं अनुरोध करती हूं राज्यसभा के उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी से कि वे अपने संबोधन से हम सभी बच्चों को अनुग्रहित करें। इस बाल सत्र के होनहार भारत के भविष्य सभी बच्चों समेत यहाँ उपस्थित सबको मेरा नमस्कार। इतिहास के कई दृश्य इस सदन ने देखे हैं और आज एक और नया अध्याय जुड़ा। इस बाल सत्र के आयोजन के लिए खास तौर से मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह जी समेत सभी आयोजक गणों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस अवसर पर उपस्थित बाल मुख्यमंत्री, जाह्नवी, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, बाल विधायकगण, प्रतिपक्ष के नेता, उपनेता, सभी सदस्यगण, बाल सांसदों की मेंटर और फ्यूचर सोसाइटी की डॉक्टर मीना शर्मा जी, यहां मौजूद हिमाचल सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, राजस्थान के माननीय मंत्री जी, यहां उपस्थित सभी श्रद्धेय हमारे अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों और हमारे सारे पुनः प्यारे युवा होनहार भारत के भविष्य छात्र और छात्राएं, बच्चों के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित इस बाल विधानसभा सत्र में उपस्थित होना यह गौरव का क्षण है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का ऐसे युवा और जीवंत श्रोताओं को संबोधित करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पुनः उल्लेख करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम पहली बार हिमाचल प्रदेश में बगैर यहां के मुख्यमंत्री जी के सहयोग और सक्रियता के संभव नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशनली भी यह विधानसभा और यहां की सरकार की सहमति के बगैर प्रैक्टिकली संभव नहीं था। इसलिए पुनः इन सबको बहुत धन्यवाद। देश भर के उन 68 बच्चों को बधाई जिन्हें बाल विधायक के रूप में एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बच्चों की सरकार कैसी हो इस अभियान के तहत चुना गया। इसमें आपने सुना कि पूरी प्रक्रिया में कितने हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं तो इन सभी छात्रों को देश के भविष्य के विकास में भागीदार के रूप में देखता हूं। आपने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, जिस तरह शालीनता से सवाल पूछे, जिस बेहतर तरीके से अपनी बातें स्पष्टता से कही, छोटे बच्चों ने जिस स्पष्टता से अपने सवाल पूछे, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए यह एक सबक और प्रेरक अध्याय रहेगा। यह हम सबके लिए सुखद आश्चर्य है जानना कि कोविड के कठिन समय में घरों में बंद बच्चों को उनकी जो चुनौतियां मानसिक थी उनको दूर करने के लिए, उनकी रचनात्मकता और उनकी क्षमता को बाहर लाने के लिए कैसे जाह्नवी जी ने घर से डिजिटल बाल मेला का आयोजन किया। यह आज न केवल बच्चों को उनके रचनात्मक पक्षों को सामने लाने में, बल्कि बाल विधानसभा के आयोजन के माध्यम से बच्चों को अपने देश की समस्याओं एवं आने वाले समय के चैलेंजेस के बारे में समझ विकसित कर रहा है। यहीं से हमारी फ्यूचर लीडरशिप निकल रही है। मैं पुनः डिजिटल मेला की संस्थापक
और उससे जुड़े सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस पूरे आयोजन को जब देखता हूं तो मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की याद आती है। उन्होंने कहा था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, आप मुझे बताएं मैं भूल जाता हूं, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, आप मुझे पढ़ाएं पर मैं शायद याद रखूं, पर इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, आप मुझे इसके हिस्सेदार बनाएं और मैं सब कुछ सीखूंगा। तो उन प्रतिभाओं को प्रस्फुटित होने का अवसर आज इस विधानसभा में आपको मिला, ऐतिहासिक भवन में मिला। युवाओं को अपने देश और प्रासंगिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का इससे बेहतर तरीका और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह का बाल संसद, बाल सत्र का आयोजन लगातार देश में हो और युवकों को हिस्सेदारी मिले। आपने सुना जब पठानिया साहब बता रहे थे कि बच्चे किस तरह से समाज को दिशा देते हैं, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बड़ी मशहूर कविता है, उसकी एक पंक्ति भी कोट की थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज पूरी दुनिया में प्राथमिकता है। हम इस सभी तथ्य से वाकिफ हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 1/3 से अधिक लक्ष्य युवाओं के सशक्तिकरण, भागीदारी और कल्याण से ही संबंधित है, और यह मुल्क युवाओं का मुल्क है। ये फिगर आप लगातार आजकल सुनते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारा देश अधिक से अधिक युवाओं को देश की प्रगति में इन्वॉल्व करने और उनको संबंधित बातों पर ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा है। ये उसका हिस्सा है, क्योंकि युवा ही अपने दम पर सक्रिय बदलाव ला सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति की राह में हमें महात्मा गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, वह परिवर्तन हम खुद में लाएं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, आपने सुना, आपके एक सहयोगी छात्र ने उठाया बाल सत्र में, आज चाइल्ड लेबर प्रोविजन डे है। उस अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। बाल श्रम खत्म करने की दिशा में हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के परिणाम मिले हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे 1.26 करोड़ काम करने वाले बच्चे थे। आज 2004-05 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या घटकर 90.75 लाख हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में काम करने वाले बच्चों की संख्या और कम होकर लगभग 43.5 लाख हो गई। निसंदेह इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार और नागरिकों के प्रयास से सफलता एक सीमा तक मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। बाल श्रम की समस्या एक चुनौती है, और ये बच्चे जो आज यहाँ शरीक हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस चीज में हिस्सेदार बनकर इसको खत्म करने में। आज हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। 100वें वर्ष में हम कहां पहुंचे, कैसे भारत विवेकानंद के सपनों के अनुसार विश्वगुरु बने, इसके लिए बच्चे ही हमारे सपनों को साकार करने के सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम है। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग, एडुकेट करना, अपने रिच हेरिटेज, कल्चर, इथिक्स के साथ स्पिरिचुअलिज्म की भी शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल तो देवभूमि है। गुड कैरेक्टर, कंपैशन, रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर आर एसेंशियल टू बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारो। अगर हमें यूथ को लीडरशिप एवं गवर्नेंस में सक्रिय भागीदारी देनी है, तो उन्हें समग्र रूप से इंपावर करने, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किए बिना यह संभव नहीं होगा। हमारे युवा साथी, आज दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, और आप जब दुनिया में कदम रख रहे हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। आप सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एक नए संसार को जन्म दे रहा है। उस संसार के बारे में सोचने, उसकी चुनौतियों को जानने और रास्ता निकालने का काम ये आपका होगा। अभी 2 दिनों पहले मैं टाइम का एक विशेष अंक आया, उसमें पढ़ रहा था। यूएस के जो सर्जन जनरल हैं, मूलतः भारतीय हैं, वहां के स्वास्थ्य के सबसे बड़े व्यक्ति डॉक्टर विवेक मूर्ति, उन्होंने 2 बातें सोशल मीडिया के लिए और खासतौर से युवकों के लिए कही। मुझे उम्मीद है कि आगे आपका इस तरह का बाल सत्र का जो भी आयोजन हो, उसमें इन चीजों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा, द डिफाइनिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम,
सोशल मीडिया। दूसरा कहा, आई वर्री अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर चिल्ड्रेन। ये यूएस कह रहा है, जहां से ये सारी बड़ी कंपनियां आज दुनिया को टेक्नोलॉजी में एक रास्ता दिखा रही हैं। उनकी चैलेंजेस भी हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी भी है। उनके श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी से कैसे हम अपने संसार को, गवर्नेंस को, सारी चीजों को बेहतर बना सकें, ये अब आपके हाथ में है। मुझे याद है कि ये हम कहते हैं कि आज ये डिजिटल और इंटरनेट का युग है, इसके अपने चैलेंजेस हैं, पर किताबों की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। अल्टीमेटली बुक्स आर स्टिल द मोस्ट पावरफुल कनेक्टर टुडे इवन। और ऐसी सूचना है कि भारत विश्व में किताब पढ़ने में बिताने वाले समय की दृष्टि से दुनिया का नंबर 1 देश है। बुक पब्लिशिंग में हमारा 3रा स्थान है। एक मशहूर दुनिया के लेखक ने कहा था कि टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। इसलिए हमारे प्यारे बच्चों, आप देश के फ्यूचर पाथ फाइंडर और चेंज मेकर हैं। देश एवं समाज की समस्याओं के बारे में दूसरों को शिक्षित और जागरूक आप कर सकते हैं। आप शिक्षा के महत्व और चाइल्ड राइट्स के बारे में अपने दोस्तों, परिवारों और समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं। आज मार्केट सोसाइटी के जमाने में आप सही उत्पादों और सेवाओं को अपने परिवारों और समुदायों को बढ़ावा देकर कंज्यूमर चॉइस को भी प्रभावित करते हैं। यही नहीं, आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन जैसे कामों में भाग लेकर अमूल्य योगदान कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी ने चंपारण में जो बड़ा प्रयोग किया इस देश की मुक्ति का, उस वक्त उन्होंने जो स्कूल खोले बच्चों के लिए, उसमें बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो, सफाई से लेकर बाकी चीजों का, जिस पर आज दुनिया अध्ययन कर रही है कि अगर वो शिक्षा पद्धति हमने अपनाई होती तो भारत की तकदीर कहीं और रही होती। आज उसमें यह था कि बच्चों का वोकेशनल एजुकेशन कैसे हो, शुरुआत से कैसे हो, सफाई में बच्चे कैसे हिस्सेदार बने, उन दिनों के प्रयोग को पढ़ें जिनका रेलिवेंस आज लोग तलाश रहे हैं। इसलिए शायद नई शिक्षा पद्धति में इसको रखा गया है। देश के वर्तमान और भविष्य को आकार देने में या युवा नेताओं के क्रूशियल रोल का मैं उल्लेख करूंगा। आज दुनिया तेजी से विकसित हो रही है। अभूतपूर्व चुनौतियों के साथ साथ अब अविश्वसनीय अवसर भी आ रहे हैं। एक तरफ चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज है। परिवर्तन के चैंपियन के रूप में आप इस जटिल परिदृश्य को आसानी से नेविगेट करने की क्षमता एवं कुंजी है। आप युवा सभी बाधाओं, बैरियर्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसा सामाजिक परिवेश सुनिश्चित करने की शक्ति रखते हैं जहां एज, जेंडर, इथनिसिटी या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर किसी को मौका मिले, उनकी आवाज सुनी जाए। बच्चों के जीवन में सही मायने में इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की झलक मिलती है। आप एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे सकते हैं बच्चों, जहां केयर और कंपैशन के साथ सबको अधिकारों का सम्मान मिलेगा। युवा मित्रों, आप डिजिटल एरा में पल और बह रहे हैं। आपको बहुत कम उम्र में तकनीकी प्रगति का लाभ और ज्ञान मिल रहा है। नई नई तकनीकों की क्षमता के बारे में आप गहरी समझ रखते हैं। आप सही मायने में डिजिटल नागरिक हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तकनीकों का फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उपयोग करके आप स्थायी समाधान विकसित कर सकते हैं। बुनियादी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन की अन्य चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। हमें यकीन है कि आप इन विशेषताओं एवं क्षमताओं के बल पर भविष्य के चैलेंजेस का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। आप हमेशा नए विचारों और दृष्टिकोणों के साथ साथ अपने वरिष्ठों के ज्ञान और अनुभव को महत्व देते हुए जेनरेशन गैप को कम करने का भी प्रयास करें। आपसी सम्मान और सहयोग के माहौल को बढ़ावा दें। निश्चित रूप से कलेक्टिव नॉलेज और एक्सपर्टाइज का अच्छी तरह उपयोग करने का आपको अवसर मिलेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने और कम्प्रहेंसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में युवाओं की भागीदारी को आज पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के शब्दों में कहूं तो नो सेगमेंट इन सोसाइटी कैन मैच विद द पावर, आइडियलिज्म, एंथुसियाज्म एंड करेज ऑफ द यंग पीपुल। उनके पास दुनिया को नया आकार देने की शक्ति है। इसके लिए हमें उनकी पोटेंशियल का पोषण करने, उन्हें उचित मंच प्रदान करने और उन्हें देश के परिवर्तन एजेंट बनाने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो काम आज यहाँ हिमाचल विधानसभा में हुआ। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी भूमिका अपनाएं। आपके विचार, आपकी नई ऊर्जा, सोच और पैशन वास्तव में
अद्वितीय हैं। आप देश की प्रगति के कैटलिस्ट हैं, चेंज मेकर हैं। आपको बड़े सपना देखने का साहस करना चाहिए। युवाओं के लिए आदर्श पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम का मैं उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा था, ए स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। हाई एस्पिरेशन रखें, साहसिक काम करें, न्याय और समानता के अपने प्रयास में निरंतर आगे बढ़ें। देश अपने युवा नेताओं से बड़े महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा करता है। मुझे यकीन है कि आप इस कहावत से परिचित होंगे, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर आपने बचपन में सुना होगा, भी सुनते होंगे। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल इन्फॉर्म्ड, ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के महत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है। संविधान में हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बड़ा गहरा उल्लेख है, उन्हें हमें जानना चाहिए। इस तरह मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस देश की डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को अपनाते हुए विचारशील चर्चाओं में शामिल होने का हर अवसर आप उसका लाभ उठाएं, इम्पैथी को बढ़ावा दें, कम्युनिटीज को जोड़ने का प्रयास करें, सहिष्णुता पैदा करें। एक शांति प्रिय समाज के लिए आवश्यक है। मैं आश्वस्त हूं कि आप इस रास्ते पर चलेंगे कि अब भारत दुनिया का गौरवपूर्ण देश बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं देश के भावी लीडर्स के सामने बहुत फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं। बच्चों, मानव सभ्यता के क्रम में हमने राजनीति को विकास का माध्यम सुना। मानव समाज में मौजूद आर्थिक, सामाजिक जैसी अन्य विभिन्नताओं के कारण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यमों में भिन्नता रही। लिहाजा अलग अलग राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई जो अपने अपने तरीकों से समाज का विकास और उत्थान करते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, अलग अलग रास्तों से भी, कि समाज और देश विकसित हो, आगे जाएं। आप इलेक्शन के समय या संसद या विधानसभाओं के अंदर जो भी देखते हैं वह इसी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। इसके लिए रूल्स और नॉर्म्स बने हैं जिनका सही रूप में हमें पालन करना चाहिए, जो आपने किया। पर मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि हमारी पीढ़ी के लोग शायद पूर्णतः ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। खास करके हमारी संसद से लेकर विधानसभाओं के अंदर जो दृश्य आजकल आप देखते होंगे, उन्हें देखकर आपके मन में जरूर सवाल पैदा होता होगा। पर जो कुछ हो रहा है वह न तो हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स की इच्छा थी और न ही हमारी प्रगति के प्रयासों को अपेक्षित तरीके से आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सारे सांसद या विधायकगण इसको लेकर चिंतित नहीं हैं। लगातार हम इसे रोकने या कम करने का प्रयास करते हैं, आपस में मिलकर, आपस में बात करके। हमें लगता है कि इसमें अपेक्षित सफलता मिलने में भी आज के युवा जो आने वाले कल के मतदाता होंगे, उनकी क्वालिटीज के चलते हमें और मदद मिलेगी। मैं अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप बच्चे जरूर पढ़े होंगे लिंकन का पत्र। लिंकन ने, वो ऐतिहासिक पत्र है। लिंकन दुनिया के इतिहास में जो बड़े लोग हुए उनमें एक बड़े नाम है। उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा जहां उनका बच्चा पढ़ता था कि मेरे बच्चे को कैसी शिक्षा दें, मेरा बच्चा मेरा सपना है, इस सपने में वो कैसे टैलेंट, कैसी प्रतिभाएं आए। वो अद्भुत पत्र है। मैं आग्रह करूंगा कि जरूर जीवन में उस पत्र को ढूंढें और जो फ्यूचर सोसाइटी है वो पत्र बच्चों को दे। वो पत्र की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द पढ़ने लायक है और वो शायद समाज में उस तरह के नागरिकों को गढ़ेंगे जो आप आज राजनीति में आकर करना चाहते हैं। और राजनीति ही समाज और दुनिया को बदलती है। आपको इसमें अवसर मिले और आप आकर एक नई भूमिका के द्वारा इस देश को श्रेष्ठ बनाएं, यह हमारी कामना है। आइए हम संकल्प लें कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो न्यायपूर्ण और सभी के लिए समावेशी हो। हम एक ऐसे देश का निर्माण करें, भारत का, जो विश्व में अपना सही स्थान ले, विश्व गुरु बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। आइए हम अपनी आज़ादी के अमृत काल में संकल्प लें कि हम अपनी आज़ादी की शताब्दी तक अपने देश को एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी हुनर, आपके अंदर जो टैलेंट है, यह दुनिया आज शोध की दुनिया है। ये दुनिया नए नए ढंग से शोध करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, आप प्रतिभाओं से आगे ले जाएंगे, वो मुल्क है। और हमारे बच्चों की प्रतिभाएं जो हम देखते हैं, हमें यकीन होता है कि जो विवेकानंद का सपना था हम पूरा करेंगे। हमारा देश अगले 25 वर्षों में जो कुछ हासिल करेगा वह दुनिया के देशों से सीखे। महात्मा गांधी के सपनों से, विवेकानंद के सपनों से हम दुनिया को एक नई राह पर ले जाएं, दुनिया को प्रेरित करें, वो हमारे युवा करेंगे। यह अवसर आप, यह दृश्य आज ये ऐतिहासिक भवन जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का है, वहाँ
उल्लेख होगा आने वाले इतिहास में, यह मेरी कामना है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। हम आपकी उम्मीदों को पूरा करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन करूंगी कि आप सदन में मौजूद सभी बाल विधायकों को संबोधित करें। बाल विधानसभा में सम्मानित मुख्यमंत्री जानवी जी, सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्य, सम्मानित प्रतिपक्ष के नेता, सम्मानित सभी विधायकगण, उपसभापति श्री हरवंश राय जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, सम्मानित हिमाचल मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सम्मानित अभिभावक, सम्मानित मीडिया बंधु, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। तकरीबन 3 महीने पहले एक बेटी और डॉक्टर मीना शर्मा मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसका कार्यभार संभाला और आज खुशी इस बात की है कि जिस प्रकार के सवाल जवाब आप पूछ रहे थे उसको देखकर मन में बहुत प्रसन्नता हो रही थी। प्यारे बच्चों, The road to success is not straight। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार के बच्चों ने यह सवाल पूछे, वो हमारे नए हिमाचल, नए भविष्य की नींव रखता है। पूरे हिंदुस्तान से इस बाल विधानसभा की प्रतियोगिता में काफी बच्चों ने भाग लिया और आज आप लोगों के सवाल जवाब देखकर इस बात की खुशी हुई कि हमारा जो भविष्य है वो नन्हे मुन्ने जो प्यारे बच्चे इस विधानसभा में आज बैठे हैं वो आने वाले समय में सुरक्षित है। क्योंकि लोकतंत्र हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जीवंत लोकतंत्र इस सभागार के द्वारा देखने को मिला। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने जीवन काल में 2 या 3 साल बाद अपना पहला वोट डालेंगे और अपनी मन की पसंद की सरकार को, मनपसंद विचारधारा को आप चुनेंगे। देखने से कई परिवर्तन नहीं हो, बातचीत से कोई परिवर्तन नहीं होता, कार्य करने से परिवर्तन होता है। भावार्थ मेरा यह है कि शब्दों के द्वारा विचार प्रकट किए जा सकते हैं, धरातल में लाने के लिए और अमली जामा पहनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहना ही हमारे जीवन में ध्येय होना चाहिए। और एक बात बेटी ने बहुत अच्छी रखी, हिमाचल विधानसभा की 68 विधायकों में से एकमात्र महिला विधायक चुनकर आई। बात सही है, विधानसभा में हमारी संख्या कम जरूर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब देश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, श्री राजीव गांधी जी लेट प्राइम मिनिस्टर ने उस समय संविधान संशोधन बिल लाया
महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं, नगर पंचायत और नगर निगम में मिला। और जिस समय ये आरक्षण मिला उस समय हम आपकी तरह युवा थे, सोचते थे कि कैसे महिलाएं चुनाव राजनीति में आएगी। क्वेश्चन मार्क होता था। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि सर पर पल्लू रखना पड़ेगा, लेकिन उस संविधान संशोधन के बाद पहले चुनाव में मैं हिमाचल की स्थिति का वर्णन कर सकता हूं कि यहां हमारे पास महिलाएं भी चुनाव लड़ने के लिए कम थी। धीरे धीरे परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया, विचार में परिवर्तन आया, और इस बार जब चुनाव हुआ तो हिमाचल प्रदेश में 33% की जगह 57% महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव जीतकर आई। और अभी जब हमारा शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें जो पुरुषों के लिए भी सीट्स आरक्षित ओपन थी, उसमें भी 21 महिलाएं चुनाव जीतकर आई। और यहां इस बाल विधानसभा में भी 43 बेटियां हमारी चुनकर आई है, सिलेक्ट होकर आई है। मैं इसके लिए भी जानवी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं विधानसभा के, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ मुद्दे ज्वलंत उठे और बच्चों ने भी, मैं पूछ रहा था अध्यक्ष महोदय से, पठानिया साहब से, ये क्वेश्चन किसने तैयार करवाए हैं? तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन इन्होंने पढ़े हैं, क्योंकि जिसकी आशा और उम्मीद नहीं थी उसको हमने देखा। और हम जानते हैं कि इस सीट पर दोबारा कोई ना कोई हमारे इस सभागार से बैठा हुआ बच्चा चुनकर आ सकता है। ये वो सदन है जिसको बने हुए 98 वर्ष हो चुके हैं। ये वो सदन है, ये वो सदन है जब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी और शिमला हिंदुस्तान की समर कैपिटल हुआ करती थी। उस समय का ये सदन आज हमारे प्यारे बच्चों को इस सदन में बैठकर बाल सभागार में क्वेश्चन आंसर और अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिला है। इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपने पूछे वो ठीक है। हमने हिमाचल के बच्चे जो है, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूं। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। उस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं जीवन में कभी मंत्री भी नहीं रहा, कभी विधायक भी नहीं रहा। मैंने परिस्थितियों को समझा है, लेकिन अपने जीवन का पहला चुनाव जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया, उसके बाद 10वीं क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद 11th हुआ करती थी, जिसको पीयूसी बोला करते थे। मैंने वहां क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा 17 साल की उम्र में, सीआर बोलते हैं उनको। फिर 18 साल में फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। उस समय सिर्फ 11th और 12th क्लास में सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ही चुनाव लड़ सकते थे। और जब मैं सेकेंड ईयर में हुआ तो जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी में से, दोनों में से सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे वही चुनाव लड़ सकते थे, तो मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। और फाइनल के बच्चे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते थे, तो मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। तो हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। यूनिवर्सिटी में डीआर का चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटी में हम एक चुनाव हार गए। तो लीडरशिप कहां से गुम होती है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मन में अगर सेवा भाव होगा
तो निश्चित तौर पर आप में जिस भी क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में लीडरशिप आपकी विकसित होगी और इस क्षेत्र में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीति स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं होता, पॉलिटिक्स होल टाइम है, मिले या ना मिले, लेकिन आपको काम करते रहना है। तभी मैंने कहा दी रोड टू सक्सेस इज नॉट स्ट्रेट। और आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर, आपके 324 के क्वेश्चन आंसर और जिस प्रकार की कार्रवाई आपने यहां प्रस्तुत की है वो स्मरणीय, अति सुंदर है। बच्चे जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति। खासकर हिमाचल के बच्चे जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, आंसर दे रहे थे माननीय मंत्री जी, तो हमें अच्छा लग रहा था। हमने इस दृष्टिकोण से अपना जब पहला बजट प्रस्तुत किया, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री काल का मेरा पहला बजट था। वो प्यारे बच्चों, वो एक ऐसी नींव है जो आने वाले 10 साल में, जहां देश 25 वर्ष में दिशा देने वाला होगा, हिमाचल प्रदेश आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और सबसे अमीर राज्य है। जिस ऊर्जा राज्य, जिस ग्रीन स्टेट की हमने परिकल्पना की, उसके से संबंध में आपने पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। हमने बहुत 40 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे 3 वर्षों में जो HRTC की बस चलती है वो कोई भी डीजल और पेट्रोल की बस नहीं होगी, सब इलेक्ट्रिकल होगी। और इस बार के बजट में हमने अपनी प्यारी बेटियां जो मेरिटोरियस है उनको कहा है कि आप इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदिए। अगर 1 लाख की इलेक्ट्रिकल स्कूटी आती है तो 25,000 रुपया सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता कैसे आगे आए, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, पर गुणवत्ता के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े। ग्रामीण परिवेश में हम ऐसे स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपने हमारे शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, रोहित ठाकुर जी का, जिसमें यह कहा गया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन होगी वो प्री नर्सरी से शुरू होगी। आने वाले 2 सालों के भीतर आप गांव में जो SDM और तहसील के हेडक्वार्टर के नजदीक के 4-5 स्कूल है, चाहे किसी की बिल्डिंग गिर रही है, कहीं टीचर नहीं है, वहां हम 50 बीघे में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। आप देखेंगे उन स्कूलों में 12 बीघे में तो स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स ही होगा। आप प्री नर्सरी से आ जाएंगे, शाम को अपने घर जाएंगे। इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन हम आने वाले 2-3 साल में आपको उपलब्ध करवाएंगे। जो छोटे बच्चे जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप उनसे, जब वो आप ऐसी विधानसभा करेंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। उस क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हम नहीं चाहते कि स्कूल खुले टीचर होना, हम नहीं चाहते कि बच्चे होना और टीचर होए। हमारी सरकार गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दे रही है। हमारी इस दृष्टिकोण से भी हमने हिमाचल के प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, हम कार्य कर रहे हैं। और भी कई इश्यूज आपने उठाए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमने आपसे सीखा है, और कोई भी चीज जब बच्चे बताते हैं तो उसमें सीखना चाहिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि हमें योगा करवाना चाहिए 10 मिनट का स्कूलों में। मुझे अच्छा लगा। और जिस भी बच्चे ने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है, इस बारे में हमारे जो सरकार है वो विचार करेगी कि सुबह प्रार्थना के बाद 10 मिनट अगर योगा हो जाए तो बच्चों का एक ध्यान
ध्यान जो है वो शिक्षा की तरफ ही जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार प्यारे बच्चों काम कर रही है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, एक अरुणोदय ने बात उठाई है स्पेशल बच्चों की, बिल्कुल सही बात उठाई है, हम इस तरफ भी ध्यान देंगे। लेकिन हमने ऐसे बच्चों को, हिंदुस्तान की हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है जिसने 6000 बच्चों को, जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनको सरकार ने गोद लिया है। उनको सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। सरकार ही माता और सरकार ही पिता का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? उसकी भावनाओं को अगर कोई खरीदे तो अच्छा नहीं लगता। हमने कहा ये इसे अधिकार दीजिए। प्यारे बच्चों, जो अपनी माता को खो देता है, जो अपने पिता को खो देता है, 1 साल की उम्र में खो देता है, 2 साल की उम्र में खो देता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा रिश्तेदार भी उठा सकते हैं, कोई धनवान व्यक्ति भी उठा सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर उसके भावना पर, उसके दया पर निर्भर रहता है। हमने कहा इस भाव को खत्म करना है और हमने कानून बनाया और कानून बनाकर उनको कहा कि जो भी शिक्षा पर खर्च होगा, एक तो होती है प्राइमरी शिक्षा, मिडिल की, हाई की, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फिर हाई स्कूल के बाद अगर वो नीट में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो फीस तो लगेगी कॉलेज में, उसको पूरी फीस का खर्चा भी सरकार देगी। जब हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो प्राइवेट घर में रहता है, उसका खर्चा भी सरकार देगी। फिर गर्मी में कौन से कपड़े पहनने हैं और सर्दी में कौन से कपड़े पहनने हैं, उसका भी खर्चा सरकार देगी। फिर जिस तरह अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं ना, हम अपने बच्चों को ले जाते हैं परिवार के साथ, हमने कहा उन्हें भी साल में एक बार घूमने का मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बाई एयर लेकर जाते हैं, उन अनाथ बच्चों को बाई एयर का खर्चा भी सरकार देगी और 3 स्टार होटल में रहने का भी सरकार देगी। इसमें एक और बड़ी खुशी की बात यह हुई कि सेंट स्टीफन कॉलेज ने हिमाचल प्रदेश के 3 अनाथ बच्चों को, उन बच्चों को कहा है कि उनको हम अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे ताकि वो भी उस शिक्षा से महरूम ना हो जाए। और आपके जो सवाल थे, उन सवालों में हमारी सरकार कुछ पर अमल कर रही है और कुछ पर हमारे बच्चों ने जो सवाल किए हैं, हम उन पर अमल की दृष्टि से आगे बढ़े, क्योंकि जागरूक बच्चे ही देश के युवा की सोच को प्रकट करते हैं। और इस सोच के साथ हमको भी डलना पड़ेगा। जिस दुनिया में हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारे समय तो लैंडलाइन टेलीफोन नहीं होता था। हमारे समय जब लैंडलाइन टेलीफोन होता था तो उसको सोचा जाता था ये तो बहुत धनवान व्यक्ति है, इसके घर में तो टेलीफोन लगा है। जो हमारा समय था ना, उसमें ऐसा होता था। तो अगर गांव में किसी के घर में टेलीफोन लग जाए तो उसके घर में रोज, जिसके घर में गाय होती तो दूध लेके जाता था कि मेरे बेटे का फोन बाहर से आएगा तो सुनने के लिए बुला लेंगे। राजीव गांधी जी ने आईटी इंडस्ट्री को लाया, जिसके कारण हिंदुस्तान पूरे आईटी में आगे बढ़ा। और आज इस सभागार में बैठे सभी बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होगा और सभागार में बैठे आपके अभिभावकों के भी हाथ में मोबाइल होगा। हमारे समय ऐसा समय नहीं था। और आपका जो समय आने वाला, अब मैं बोलने वाला हूं, हमारे समय ऐसा नहीं था ना, अब मोबाइल है। अब जिस प्रकार से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, आपको उस भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। पिछली टेक्नोलॉजी के कारण जब अमेरिका ने हिंदुस्तान को 1986-87 में सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राजीव गांधी जी ने ऐसी नीतियां लाई कि सूचना क्रांति के इस युग में आज पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का डंका बजता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अमेरिका में सीईओ, डॉक्टर हिंदुस्तान द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। और आने वाली चुनौतियां आपके लिए है।
5G के इस युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में, डेटा साइंस मशीन लर्निंग के इस युग में हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस एकेडमिक सेशन से ये कोर्स शुरू करने का बजट में प्रावधान किया है। तो आने वाले बच्चे जो +2 में हैं उनको बोलना है कि इस बार जो हमारी एडमिशन्स होगी इसमें जगह में जाना है, क्योंकि विश्व में ये सबसे बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ रही है। जैसे कि हरिवंश राय जी ने बताया कि हमें इन चुनौतियों का मुकाबला टेक्नोलॉजी से ही करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं रह सकते। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके इस विधान सभा के जो बाल विधानसभा हुई है, इसके लिए मैं आप दूर दूर से आए हैं। कुछ लोग हिमाचल से के अंदर के हैं, कुछ लोग हिमाचल से बाहर के हैं। मैं एक बार फिर से आपका हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपसे हम कुछ चीज़ें सीख कर जाएंगे। और ये मत सोचना कि हमने यहाँ सुना है आपको, हमने आपसे सीखा है, और जो हमने सीखा है वो आने वाले समय में उनको कहाँ सम्मिलित करना है, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हमारे जो अध्यक्ष है विधानसभा के कुलदीप पठानिया जी, जिनके नेतृत्व में, जिनकी मेहनत से ये सब सफल आयोजन हुआ है, मैं हरिवंश राय जी का भी अब एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने भी उपसभापति राज्यसभा है, आपने समय निकाला। सभी सरकार के मंत्रीगण का, विधायकों का, चाहे वो सत्ता पक्ष के, यहाँ विपक्ष के विधायक भी आए हैं, सब लोग बैठ के बात सुनते हैं। और हिमाचल विधानसभा में एक खासियत है कि यहाँ 90% से ऊपर जो विधायक चुनकर आते हैं, 80 से 90% वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर चुनकर आते हैं। और विधानसभा में जिस प्रकार आपकी चर्चा होती है उस प्रकार हमारी भी चर्चा इसी तरह होती है। इसलिए आपने जिस प्रकार की चर्चा में और जिस प्रकार के प्रश्न काल के उत्तर आपने दिए हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र है। एक बार फिर हिमाचल में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस बाल सत्र को हम सभी बच्चे पूरे जीवन भर याद रखेंगे। इसे और यादगार बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे बाल सत्र की मुख्यमंत्री जानवी को अपने कर कमलों से सर्टिफिकेट प्रदान करें। जानवी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल की छात्रा हैं और सुंदर नगर से आती हैं। आज बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई है। साथ ही मैं निवेदन करूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से कि हमारे बाल सत्र के अध्यक्ष लविश नेगी को अपने हाथों से, अपने कर कमलों से सर्टिफिकेट प्रदान करें। लविश रेणुका जी से आते हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल कानसर के छात्र हैं। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगी राज्यसभा के उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी से कि वे बाल सत्र की लीडर ऑफ ऑपोजिशन रूहानिका को प्रमाण पत्र प्रदान करें। रूहानिका आनी कुल्लू से आती है और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी की छात्रा है। आज के इस विशेष बाल सदन में उठाए गए विषयों पर राज्य सरकार अमल में लाने का प्रयास करेगी। जिन भी मुद्दों पर बच्चों ने चर्चा की है उन्हें राज्य सरकार अमल में लाने का प्रयास करेगी। इसी विश्वास के साथ हम सभी बच्चे, हम सभी बाल विधायक आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी के अमूल्य समय का सम्मान करते हुए बुलाने जा रही हूँ डिजिटल बाल मेला की फाउंडर जानवी शर्मा को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए।
माननीय अतिथि व सदस्यगण, औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव रखने से पहले मैं सम्मानित मंच से ये अनुरोध करती हूँ कि डिजिटल बाल मेला की को-फाउंडर, इस सत्र का सुचारू संचालन करने वाली प्रिया शर्मा को प्रोत्साहन बढ़ाएं और उन्हें हिमाचल प्रदेश का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे आज की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, राज्यसभा के उपसभापति महोदय माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, इस विशेष बाल सत्र में मौजूद हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, पक्ष और विपक्ष के विधायकगण, आदरणीय अभिभावक, मेरे प्यारे बाल साथियों और उन्हें यहाँ तक चयनित कर पहुंचाने वाले हमारे माननीय न्यायाधीश, साथ ही शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी बच्चे आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यह स्वर्णिम अवसर प्रदान किया और हम सभी बच्चों की बातें सुनने का समय निकाला। शुक्रिया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने बहुत ही प्यारे संदेश से की और हम सभी बच्चों को अपना असीम प्यार दिया। शुक्रिया उन सभी मंत्रियों और विधायकों का जिन्होंने समय निकाला ऑनलाइन सत्रों के लिए, जिनमें राज्य के 25,000 से ज्यादा बच्चों ने राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक सुधीजनों की जीवन यात्रा से सीखा। हम सभी बच्चों का आपसे आग्रह है कि आप बाल प्रतिनिधियों को राजनीतिक मंचों पर स्थान प्रदान करें ताकि उनके मुद्दे और मन की बातें भी समय समय पर नीति निर्माण में शामिल हो सके। आज की विधायी कार्यवाही में उठाए गए आवश्यक मुद्दों पर राज्य सरकार संज्ञान लेगी। इसी विश्वास के साथ मैं जानवी शर्मा आप सभी का एक बार और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मैं माननीय अतिथिगण और मेरे सभी साथियों से ग्रुप फोटो के लिए अनुरोध करती हूँ।